नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलैंड क्लासेस, जो जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक होती क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युत की कहलाती है। यानी स्थिर आवेशों का मतलब वे आवेश जो एक जगह रुके हुए हैं, जो स्थिर हैं। जैसे मैं बात करूं, इसके नाम में ही छुपा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो यानी आवेश, स्टैटिक यानी स्थिर। वे आवेश जो एक जगह रुके हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे स्थिर वैद्युतिकी में। जैसे मेरे पास इससे संबंधित एक जो चैप्टर है फिजिक्स में, वो बनता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस चैप्टर के बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला इसका टॉपिक है, मेन टॉपिक है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे आवेश। ठीक है, क्या वैद्युत आवेश? वैद्युत आवेश है क्या? वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव करता है। समझे? यानी मैंने क्या बताया कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव करता है। मतलब सबने एक चीज को तो बहुत अच्छे से देखा होगा, वो क्या कि आपने कभी न कभी एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा। मतलब जानबूझ के नहीं, लेकिन अनजान बनकर क्या जरूर होगा, वो ये कि जब आप अपने सर में पेन को घुमाते थे कुछ इस प्रकार अपने सर में पेन को घुमाते थे, तो देखते थे कि थोड़ी देर बाद आप जमीन पे ऐसे टच करते थे ना। सभी ने किया होगा सभी ने, मैं जहां तक समझता हूं कि सभी ने किया होगा। तो यहाँ पर जो कण थे, इस जगह पर जो कण थे हल्के, वो कण इस पेन पे आके चिपक जाते। इसका मतलब मैंने इस पेन को घर्षण द्वारा आवेशित कर दिया था। किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा आवेशित कर दिया था। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो, इसका एक एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूं, कैसे कि जैसे किसी आवेशित छड़ को कागज के टुकड़े के पास ले जाया जाता है, तो कागज के टुकड़े आवेशित छड़ से चिपक जाते हैं, जबकि अनावेशित छड़ से नहीं चिपकते। मतलब एक तो वो लोग जो तुमने अपने सर में थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से करके जमीन पे ले जा रहे हो, और एक दूसरी ऐसी युक्ति लो कि जिस पर तुमने सर से नहीं रखा, डायरेक्ट जमीन पे लेके जा रहे हो, तो देखोगे कि इस पर वो कण चिपक जाएंगे जो तुमने अपने सर में रख लिया, उस पर ये कण चिपक जाएंगे, लेकिन इस पर वो कण नहीं चिपकेंगे। ठीक है, तो इसका रीजन यही है कि ये छड़ जो मेरे पास थी, ये आवेशित हो चुकी थी और ये अनावेशित। ठीक है, इनको हम दो प्रकार से जानते हैं। ठीक है, आवेश को हम दो प्रकार से जानते हैं। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। अगर इनकी बात करें, ये उत्पन्न कहां से हुए कहां से, धनावेश और ऋणावेश। तो देखो, हम सबसे पहले जानते हैं कि जो एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन जब टूटता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटता है। किसमें? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटता है। प्रोटॉन का मतलब धनावेश और इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋणावेश। तो जब भी प्रोटॉन की बात होगी तो वो धनावेश होगा और ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेश। इसमें एक और चीज आती है जो उदासीन होती है, जिसका कोई काम नहीं है, जिसे कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। इन्हें टूटने के बाद, इन दो के बाद एक और चीज टूटती है जिसे कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या? एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, समझे ना? एंटी न्यूट्रिनो को एक उदासीन है, उसका हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे धनावेश और ऋणावेश की। ठीक है, तो देखो, ये दो प्रकार से जाना जाता है आवेश को, एक धनावेश और एक ऋणावेश। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सबको? क्लियर हुई ना? तो देखो, इसके बाद कुछ इसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखो, जैसे मैंने ये लिखा है कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी तथा ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इसका मतलब ये है कि यदि मेरे पास, मैं कहूँ ये मेरे पास धनावेशित वस्तु है, मैं ये कहूँ ये मेरे पास कोई प्लेट है, कोई सी प्लेट ले लो या फिर कुछ डस्टर ये वगैरह कुछ भी ले लो, मैं कहूँ ये धनावेशित है। वैसे तो ये कुछ अलग है, इसे धनावेशित नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कहता है धनावेशित है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे चालक के अंदर जो मैंने ये चालक माना है,
इस चालक के अंदर क्या होगा बेटा कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी, इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, तब कौन सा होगा, धनावेश। और इसी में मैं कह दूं यदि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो होगा ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब धनावेश और इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब ऋणावेश। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में मैंने बताया कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी तथा ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है, धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी तथा ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। उसके बाद विद्युतीकरण के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। विद्युतीकरण मतलब आगे तो पढ़ोगे आवेश वाहक के बारे में। आवेश वाहक का कार्य क्या होता है कि आवेश वाहक करता है कि जैसे कि कोई चालक तार होता है, सबके घर में लाइट है, सब जानते होंगे, थोड़े बहुत एक्सपर्ट हो गए लाइट वाइट में लगाने के लिए, तो सब जानते हो कि जब एक स्विच से लाइट किसी बल्ब तक लेके जाते हैं तो यहाँ मैंने लाइट को कनेक्ट किया और जल मेरा बल्ब रहा है, तो कुछ ना कुछ उस जो चालक तार है उसमें कुछ हलचल हो रही होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे होंगे, तो वो क्या है, वही है आवेश वाहक, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक बनेगा आवेश वाहक, उसको हम बताएंगे आगे चलके। ठीक है, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि विद्युतीकरण के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, यानी विद्युतीकरण जब भी होगा तो उसके लिए क्या उत्तरदायी होगा, इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो अब केवल उत्तरदायी होता है। अब यहां पर बात करते हैं कि यदि मेरे पास दो धनावेश हुए तो और दो ऋणावेश हुए तो, यानी मेरे पास दो एक ही प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय और विजातीय का मतलब ये है कि मैंने लिखा है धन प्लस आवेश और प्लस आवेश, या हो मेरे पास माइनस आवेश या माइनस आवेश, तो ये मेरे पास कहलाएंगे सजातीय आवेश। कैसे, सजातीय आवेश, कैसे, सजातीय आवेश। यदि मेरे पास अलग अलग प्रकृति को, एक प्लस हो और दूसरा माइनस, तो ये कहलाएंगे कैसे, विजातीय आवेश। क्या समझे, विजातीय आवेश। ये बात ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आपको ये बात समझ में आई तो लो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, ले लिया होगा, आगे चलते हैं। तो देखो आवेश को कुछ तीन प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, मतलब जनरेट किया जाता है। ठीक है, देखो मैं रफ कर रहा हूं इसे। देखो जो आवेश है उस आवेश को तीन प्रकार से जनरेट किया, आवेश करण की विधियां, आवेशीकरण की विधियां। नंबर एक चालन द्वारा, नंबर दो प्रेरण द्वारा, नंबर तीन घर्षण द्वारा। ठीक है, अब देखो चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा, घर्षण द्वारा, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। इनको पूरा ब्रीफली एकदम बहुत अच्छे से अंदर तक घुस के समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं इनके बारे में चालन, प्रेरण और घर्षण कल बताता हूँ इन तीनों के बारे में। तो उससे पहले मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वे स्टूडेंट जो फिजिक्स को कहीं कोचिंग क्लासेस में पैसे नहीं दे पाते, तो मैं वादा करता हूँ मेरे पास जो ये फिजिक्स है, फिजिक्स की सारी हेडिंग्स, पूरा टॉपिक, पूरी फिजिक्स इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना चाहता हूँ। वह बच्चा जो अपने फीस को अफोर्डेबल नहीं कर पाता है, फीस नहीं दे पाता है, तो उस तक मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो पूरी फिजिक्स है उस फिजिक्स को इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक बच्चे तक पहुँचा पाऊँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।